नमस्कार, बड़ी बहस में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। भाजपा दलित विरोधी है, भाजपा दलितों को मंदिर नहीं जाने देती, ये कहना है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का, जिन्होंने राजस्थान के अलवर मामले में बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा के राम मंदिर में गंगाजल छिड़कने के मामले में पूरी भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहले गुजरात के अहमदाबाद अधिवेशन में इस मामले को उठाया गया और अब पूरी कांग्रेस समेत राहुल गांधी ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं जो राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। टीकाराम जूली हमारे सीएलपी हैं, राजस्थान के दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं, और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। हमारा हर कार्यकर्ता हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता है। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। 21वीं सदी में वो कह नहीं सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर दिल में जो उन्होंने जूली साहब के साथ किया वही वो आप सबके साथ करना चाहते हैं। ये उनकी सच्चाई है। ना सिर्फ ये वीडियो बल्कि राहुल गांधी ने इसके साथ ये भी लिखा एक्स पोस्ट पर कि बीजेपी दलितों को मंदिर में नहीं जाने देती, अगर कोई चला जाए तो वो मंदिर को धुलवाते हैं। यह हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो सबको इज्जत देता है, हर व्यक्ति का आदर करता है। कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है। कांग्रेस के दिलों में सबके लिए मोहब्बत और इज्जत है, भाजपा के दिलों में सिर्फ नफरत। हम इस देश को नफरत का बाजार नहीं बनने देंगे, मोहब्बत की दुकान खोलकर न्याय का हिंदुस्तान बनाएंगे। सुनते हैं। और देखिए, अब राहुल गांधी ने प्रहार किया तो भाजपा ने पलटवार किया है। मोर्चा संभाला मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने, जिन्होंने राहुल गांधी को ही दलित विरोधी करार दिया। सुनिए। 75 साल हो गए देश की आजादी के। कितना डराओगे, कितना डरा रहे हैं। वोटों के खातिर ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। दलितों का सर्वाधिक सम्मान अगर कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय हुआ है। ये दलित विरोधी तो खुद राहुल गांधी, उनके कांग्रेस के उनके सब पूर्वज और उनकी पार्टी रही है। सब जानते हैं ये केवल राजनीति है। देश का दलित वर्ग ये भी जानता है। तो दलितों पर सियासी दंगल जारी है। राकेश सिंह को आपने सुना, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अभिनव बरोलिया क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। मतलब इनके नेता, इनके विधायक दलितों का अपमान कर रहे हैं, दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उस आवाज को अगर हम उठा रहे हैं तो भाजपा को बहुत बुरा लग रहा है। उनकी नीति, उनकी सोच, उनकी नफरत की विचारधारा हर वर्ग को परेशान कर रही है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, हर वर्ग। तो ये सब कुछ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हर बार की तरह दलित सियासतदानों का फेवरेट पॉलिटिक वर्ड्स अभी फिर बना हुआ है। आए दिन हम देखते हैं कि कैसे दलितों को साधने के लिए राजनीति होती है, उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं लाई जाती हैं। कौन सबसे बड़ा दलित हितैषी है, इसे लेकर फिर सियासी दंगल है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत बृजगोपाल लोया जी आपसे ही करते हैं। सरकार आपकी है और जिस घटना पर राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस आपको घेर रही है, आपको वाकई लगता है कि 21वीं सदी है, इंसान चांद पर पहुंच जा रहा है, तो इस तरह की घटना होनी चाहिए? आपको नहीं लगता है कि शुद्धिकरण करने के लिए आप लोग कहीं पर भी पहुंच जाते हैं? पहली दफा ये है नहीं, तो ऐसे में गलत छवि तो जाएगी और फिर इस तरह से आरोप लगाए जाएंगे कि आप लोग दलित विरोधी हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये 21वीं सदी है नहीं, किसी भी सदी में किसी के भी मंदिर में प्रवेश पर रोक नहीं थी। केवल 21वीं सदी में ना कहें, किस सदी में दलितों के मंदिर में प्रवेश पर रोक थी। हाँ, मगर कुछ लोगों को, जो राहुल गांधी जैसे लोग हैं, इनको एक हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है कि कभी कभी वैराग्य आता है। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी बता देता हूं,
जवाहरलाल नेहरू ने पूरे जीवन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और उन्हें चुनाव तक हरवाने का काम किया। इंदिरा गांधी ने बाबू जगजीवन राम का जीवन भर अपमान किया और साथ में उन्हें कांग्रेस और सरकार दोनों छोड़ना पड़ी। इसके बाद राजीव गांधी जी आए और उन्होंने टी अंजैया जो बड़े दलित नेता थे दक्षिण भारत के, उनको अपमानित किया, उन्हें भी सरकार छोड़नी पड़ी। फिर श्रीमती सोनिया गांधी का राज्याभिषेक जब करना था तो सीताराम केसरी जी के कपड़े तक फाड़ दिए गए, उनकी जैकेट उतार दी गई। फिर आया राहुल गांधी का राज। आपको याद होगा कि ये राहुल गांधी जी के समय में रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ, कर्नाटक में अखंड श्रीनिवास के साथ क्या हुआ कि वहां एक समुदाय विशेष ने वहां रोहित जो उनका घर जला दिया अखंड श्रीनिवास का। तो बिल्कुल ये सच है कि दलितों को उनके पूरे अधिकार हैं और उन अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है वो समाज भी जानता है, दलित वर्ग भी जानता है और हमारा जो जितने वर्ग है वो सब जानते हैं। राहुल गांधी जी, आप तो कभी कभी उस पर आपको वैराग्य आता है। परसों कह रहे थे कि ओबीसी समाज हमसे छिटक गया है। देखिए, आपने सीताराम केसरी से लेकर के आपने इंदिरा गांधी, जगजीवन राम, सबका नाम गिना दिया, लेकिन जो ज्ञानदेव आहूजा ने किया मंदिर में, आपने उसको लेकर के कुछ भी नहीं कहा। ब्रजगोपाल जी आगे चर्चा करेंगे इस पर, मैं आपसे जरूर जवाब दूंगी। ओपनिंग स्टेटमेंट ब्रजगोपाल जी, पहले कह दूं, एक सेकंड ले लीजिए। उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के मित्र बता दें कि उन्होंने कब किसके साथ ऐसा व्यवहार किया। रवि वर्मा जी, आप राजस्थान के अलवर का एक प्रकरण गिनाते हैं तो भाजपा आपको पूरी लिस्ट गिना देती है। और बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस के इन दिनों जितने भी बयान आ रहे हैं कि पिछड़े परेशान है, दलित परेशान है, आपको नहीं लगता कि सामाजिक सद्भाव, एकता की जो एक ये लाइन थी वो जो अब एक हम देख रहे हैं कि समय के साथ उसको मिटाया जा रहा है कि ठीक है, जो लगातार विभाजन की तस्वीर थी उसको कहीं ना कहीं पाटने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस तरह के बयान से वो विभाजन समाज में फिर बढ़ता जाएगा, फिर वही लगेगा कि वाकई सब दूर दूर होते जा रहे हैं, एकता नहीं नजर आ रही है। देखिए कांचा जी, आपने बहुत अच्छे शब्द से शुरुआत करी कि विभाजन और एकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश में जिस तरीके से दलित, ओबीसी और आदिवासी वर्ग के साथ लगातार उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, वो लगातार मध्य प्रदेश न केवल देश को कलंकित कर रही हैं, कलंकित इस तरीके से कर रही हैं कि अभी जो जिस तरीके से राकेश सिंह जी सवाल उठा रहे हैं, उनके ही बगल का जिला है कटनी में कुछ माह पूर्व भी जिस तरीके से एक बूढ़ी महिला को और उसके पोते को निर्वस्त्र करके मारा जाता है, राकेश सिंह जी उस पर कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी शासनकाल में यह घटना हुई है। और इसलिए घटना हुई कि उस बूढ़ी महिला ने इनके अवैध उत्खनन का विरोध किया। 2 माह पूर्व ही सिंगरौली में इंद्रपाल दलित युवक की ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या कर दी जाती, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के अवैध खनन को रोकने का काम किया जाता है। 2 दिन पूर्व ही भिंड में एक युवती का बलात्कार होता है, उसका वीडियो जो है जारी कर दिया जाता है और घर जला दिया जाता है। आज दिनांक तक गुंडे जो अपराधी वो पकड़े नहीं जाते हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आरएसएस की मनुस्मृति और भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत वाली सोच है दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, लगातार वो असमानता के भाव को बढ़ा रही है। और जिस तरीके से आज टीकाराम जूली जी के संबंध में अगर वो बात कर रहे हैं तो मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि जिस तरीके से देश में ये इनके बड़बोले नेताओं ने जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने की बात कही, या जिस तरीके से ज्योति मिर्जा, लल्लू सिंह जिस तरीके से संविधान को खत्म करने की बात करते हैं और उसका मौन समर्थन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह करते हैं, आज तक उनको निकाला नहीं गया, आज तक उनको कोई कठोर कार्रवाई नहीं करी। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिस तरीके से मेरे बाबा साहब का अपमान देश का गृह मंत्री करता है और आज दिनांक तक माफी नहीं मांगते, कब बदल दिया जाएगा। हाल ही में आप ही के राज्य के एक सीएम का भी बयान सामने आया था, आपको जरा वो भी याद कर लेना चाहिए। रमेश शर्मा जी, जनता पार्टी की नफरत वाली सोच खाई को बढ़ा रही है। ठीक है रमेश शर्मा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि लगातार इस तरह का बयान कि पिछड़े परेशान हैं, दलित परेशान हैं, क्या वाकई सियासतदानों को इनकी चिंता है या सिर्फ राजनीतिक एजेंडा? वाकई ये लोग हितैषी है क्या कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकनी है इस तरह की बयानबाजी करके? रमेश जी, देखिए, मेरी दृष्टि में जातिगत आधार पर जो लोग भी बात करते हैं राजनेता,
वो केवल उनका राजनीतिक एजेंडा होता है। उसका एक कारण है, अगर हम जाति को देखें तो जाति व्यवस्था या जाति का विभाजन समाज जीवन में बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखिए कि करीब 60-65 करोड़ लोग कुंभ में गए, किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी। 1 लाख लोग 1.5 लाख लोग रोज़ अयोध्या जा रहे हैं, सब लाइन में लगते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं। हम होटल में जाते हैं तो कभी नहीं पूछते कौन सी जाति है। ट्रेन में जाते हैं, बगल में कौन बैठा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, कोई किसी से जाति नहीं पूछता। लेकिन अगर आप सरकार का कोई फॉर्म लेंगे, बच्चे को एडमिशन कराने जाएंगे, वहाँ जाति लिखना पड़ेगी। राजनीति भी जाति देख करके निर्णय करती है। ये जो अंग्रेज बना के चले गए हैं डिवाइड एंड रूल, उनकी रणनीति थी आधार पर। तो मैं समझता हूँ अब हम राजनेताओं को इससे ऊपर उठना चाहिए और पूरे समाज जीवन को एक ही बात करना चाहिए। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मोटे तौर पर अगर हम अंबेडकर जी की 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनकी जयंती मनाने जा रहे हैं, अंबेडकर जी ने अगर कल्पना की थी ऐसे संविधान की, ऐसे राष्ट्र की, ऐसे समाज की जो सब सम्माननीय हो और सब समान हो, तो ऐसी स्थिति में जाति की बात करके हम समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, इंडिविजुअल अगर कोई घटना होती है, इंडिविजुअल कोई पीड़ित होता है, इंडिविजुअल कोई अपराध करता है, उसको हम जाति से या क्षेत्र से कैसे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए एक अगर पत्नी ने अपने पति के 15-20 टुकड़े ड्रम में डाल दिए, तो क्या हम सारी पत्नियों को ही ऐसा कहेंगे कि सब पत्नियां ऐसी करती हैं? तो कुल मिलाकर के तो अगर इंडिविजुअल अपराध तो विडंबना है रमेश जी कि सियासी दल इसे पॉलिटिकल एजेंडा बना लेते हैं और फिर उन्हीं के नाम पर फिर हम देखते हैं कि कितने हद तक फिर राजनीति होती है। अभी याद ही होगा कि किस तरह से संसद में बयान सामने आया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उसके बाद महू से लेकर के पूरे देश भर में हमने देखा किस तरह से उग्र आंदोलन हुआ और अभी फिर 14 अप्रैल को फिर जयंती आ रही जिसका आपने जिक्र किया है बाबा भीमराव अंबेडकर का। तो उसके बाद अब देखिए अभी से ही कहीं ना कहीं सियासी तूफान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। रवि जी, आप ही इतने वर्ष से सत्ता में रहे हैं, तो फिर आपको भी तो संज्ञान में इस तरह की चीजों को लेना चाहिए था। रमेश जी भी यही कह रहे हैं कि सब एक समान हो, सब सम्माननीय हो, इसकी जंग लड़ी थी बाबा भीमराव अंबेडकर ने। और उन्होंने तो ये भी कहा था आरक्षण को लेकर के कि अभी आप प्रताड़ित हो रहे हैं तो आरक्षण लागू कीजिए, लेकिन समय के हिसाब से उसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसको लेकर के तो आपने कदम नहीं उठाया। और ऐसा नहीं कि जहां पर भाजपा शासित राज्य है बस वहीं पर इस तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए आकांक्षा जी, मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से चर्चा को कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये महत्वपूर्ण विषय इधर उधर की बातों में चला जाए, क्योंकि लोहिया जी तो उस विषय पर आना नहीं चाहते हैं। अगर आज इस देश में कांग्रेस पार्टी एक ऐसा दल है जिसने समानता के साथ सभी वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम किया है। कांग्रेस ने उस हर वर्ग को उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया है। जब जब उन पर कोई बात आई है तो कांग्रेस पार्टी ही सामने उनके लिए बड़ी से बड़ी योजनाएं, या जब भी अन्याय हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने उनके हक अधिकारों को लड़ने का काम किया। लेकिन आज अंबेडकर की बात, यह दलितों पर के हक अधिकारों को सुनिश्चित करने का जो तमगा जबरदस्ती का ले रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमित शाह जी किस तरह की बातें करते हैं। या जब 12 दिसंबर 1949 हालात इतने खराब है कि देश के दलित या पिछड़ा वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसा लगता है। रमेश जी भी तो वही कह रहे हैं। आकांक्षा जी, मैं भी वही कह रहा हूं कि जो घटनाएं आज घट रही हैं वो बता रही है ना भाजपा के नेताओं की संलिप्तता है। जब जब वो उनका कोई विरोध कर रहा है तो जिस तरीके से किसान परेशान है, माइनॉरिटी के लोग परेशान हैं, आज जिस तरीके की आज देश में व्यवस्थाएं बन रही हैं, तो सवाल सरकार से ही होगा ना, किसी और क्या चाहते हैं रवि जी? कारण बताओ, नोटिस जारी किया गया, उन्हें भाजपा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। और क्या चाहती है कांग्रेस? और क्या चाहती है? जवाब देना होगा। लल्लू राम जैसे लोग, ज्योति मिर्जा जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी का बहुत ही साफ मकसद है हमारे आराध्य का अपमान देश की सबसे बड़ी पंचायत में होता है। आज दिनांक तक अमित शाह पर कोई कार्रवाई नहीं है और आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी अपने किए पर। वो कब माफी मांगेंगे? एक मिनट में उत्तर कब कार्रवाई होगी ये बताएं। अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे, कोई आम जन करता है तो चलिए हम उसको तो रोकते ही है, लेकिन जो भाजपा के सम्मानित नेता है, पूर्व विधायक हो, वो इस तरह का करेंगे तो फिर तो आरोप लगना तो तय है। ब्रिजगोपाल जी, फिर कितनी भी सफाई देते, कल को कांग्रेस नेता किसी ने ये क्या होता तो आप लोग भी उनके सवाल तो उठा ही रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है
कि हम सबको साथ जोड़कर एक साथ चलने की बात करते हैं। मैंने अब भी कहा था कि हमने तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। ये बता दें कि रोहित वेमुला के मामले में क्या किया था कांग्रेस पार्टी ने। इसी राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के एक मंत्री ने 2 दलितों से अपने जूते चटवाए थे। बता दें आपने क्या कार्रवाई की थी उन माननीय मंत्री जी पर और अशोक गहलोत पर। हमने अभी पूछा आपसे कि अखंड श्रीनिवास का घर जला दिया मुसलमानों ने कर्नाटका में, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो दलित नेता थे आपके, और तो और आपने उनका 2022 में टिकट और काट दिया क्योंकि उनकी जो प्रतिद्वंदिता थी वो अल्पसंख्यक समुदाय से थी। हमारा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न इस समाज के ऊपर धब्बा है, मगर आप उत्पीड़न करने वालों की जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी वो देखने के बाद फिर आरोप तय करते हैं कि अब इसको आरोपी रखना है या नहीं रखना है। मध्य प्रदेश में एक घटना हुई जहां दलितों के साथ उन्हें मेला खिलाने का काम किया, मगर वो लोग अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, वो मुस्लिम थे, कांग्रेस मौन रही। तो मेरा ये कहना है कि आप जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो नैरेटिव नहीं चलेगा। जैसा आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कहा, हम कहीं भी जाएं, किसी मंदिर में जाए, कौन आपकी जाति पूछता है। मंदिरों के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए बंद नहीं है। चाहे वो राजस्थान के सम्मानीय नेता, एक मिनट, चाहे राजस्थान के नेता हो, चाहे कर्नाटका के हो, चाहे तेलंगाना के हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के हो, मगर तेलंगाना में उत्पीड़न होगा तो बिल्कुल अलग बात होगी, और यदि राजस्थान में हुआ है तो अलग बात है, और राजस्थान में 2 साल पहले हुआ है तो बिल्कुल आरोप सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के आरोप अभी नहीं, हमेशा से लगते आए कांग्रेस के ऊपर। मध्य प्रदेश में आपने अलग अलग मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन जब मध्य प्रदेश में ही एक ब्राह्मण परिवार के लड़के के घर के अंदर बंद करके उसे मार दिया जाता है, एक ऐसा की हत्या कर दी जाती है, उस वक्त भी हमने यही सवाल उठाया था कि जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तब तो कांग्रेस झंडा बुलंद कर देती है, दूसरे वर्गों के ऊपर अत्याचार होता है तो उतनी बुलंदी के साथ अब अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। इस तरह का दोहरा मापदंड क्यों रवि जी? देखिए आकांक्षा जी, कोई दोहरा मापदंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी है एक ऐसी मात्र पार्टी है जो सबके अधिकारों को सुनिश्चित करती है और उसके लिए लड़ाई लड़ती है। न केवल हम दलितों के पक्ष में केवल कह रहे हैं, हम तो हर वर्ग की आवाज उठाते हैं जहां जहां अन्याय होता है। ये बताए ना कि क्यों इनकी सरकारों में इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, क्यों? आखिर जवाबदेह कौन है? विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अरे साहब रहने दीजिए। अम्बेडकर जी के जिस तरीके से अपमान किया, अमित शाह माफी कब मांगेंगे? अमित शाह माफी कब मांगेंगे? ये आरएसएस और बाबा साहब की विरोधी सोच के लोग हमेशा से उनका अपमान करने पर कभी पीछे नहीं हटते हैं। हिंदू कोड बिल जब 1949 को आकार ले रहा था तब यही आरएसएस की मनुस्मृति वाली सोच के लोग थे जिन्होंने अम्बेडकर साहब के लाल किले के पास पुतले जलाए थे। शर्म आनी चाहिए। ये बात करेंगे दलितों के सम्मान की, ये बात करेंगे अम्बेडकर के सम्मान के लिए जो अपमान करते हैं खुले तौर पर। दलित कल्याण का आज वो बात कर रहे हैं अम्बेडकर को लेकर, ये दलितों के सम्मान की बात, जिस तरीके से अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। अरे सुनने की हिम्मत रखिए पहले। इस तरीके से आप बीच में बोलकर आप दलितों के हितैषी भी हो जाएंगे। आपके चेहरे देखे हैं कि भाजपा के नेता किस तरीके से उनका अन्याय कर रहे हैं, भाजपा के नेता किस तरीके से। देखिए भाजपा यही तो पूछ रही है, भाजपा यही पूछ रही है कि यदि किसी ने दलितों का अपमान किया, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए रवि जी, भाजपा यही पूछ रही है, भाजपा यही पूछ रही है कि उनके किसी नेता ने यदि दलितों का अपमान किया है तो उन्हें तो निष्कासित कर दिया गया, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया, अनुशासनहीनता के विरुद्ध उसे माना गया है। लेकिन इस तरह के प्रकरण जब कांग्रेस की तरफ से सामने आते हैं तो उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ आकांक्षा जी कि हमारी पार्टी ने क्या एक्शन नहीं लिए। अगर कहीं कोई किस तरह की घटना हुई तो कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर वहां की इकाइयों को दंडित किया है। किस तरह की बात करना चाह रहे हैं आप? किस तरह की चर्चा करना चाह रहे हैं आप? जिम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं इस तरह की बातें करके? आप इस तरह की जिम्मेदारी से बातें भागना चाह रहे हैं? छोटा सा सवाल आपसे भी है, एक छोटा सा सवाल आपसे भी है, क्या आपने अनुशासनहीनता उसे मानते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया? लेकिन इससे माइंडसेट भी तो सामने आता है ना कि किस तरह की सोच है। एक मिनट रवि जी, किस तरह की सोच है? भले ही एक्शन आपने लिया है
वही आकांक्षा जी, उसी सोच को बता रहा हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी सम्मानीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें उनके अधिकार मिल जाए, उन पर अतिक्रमण कर कौन बैठा है? राहुल गांधी। क्या है राहुल गांधी जो आज सारी बैठ के करेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अवसर नहीं मिलेगा? बताइए ना, प्रश्न का जवाब दीजिए। कौन होते हैं आज राहुल गांधी? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था ब्रजगोपाल जी। एक मिनट रमेश जी, एक मिनट आ रही हूँ ब्रजगोपाल जी, प्लीज। मैंने रमेश जी से बहुत देर से प्रश्न नहीं पूछा, मैं उनको भी इंक्लूड करूँ। आ रही हूँ रमेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी 14 अप्रैल, आज 10 तारीख है, 4 दिन बाद अब बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती हम मना, एक मिनट रवि जी, भीमराव अंबेडकर की हम जयंती मनाने जा रहे हैं और बीते 6 महीने से हम देख रहे हैं कि पूरी सियासत दलितों के इर्द गिर्द घूम रही है। तो फिर से क्या उनकी जयंती के नाम पर उससे पहले एक पूरा समझा जाए कि एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, एक नया सियासी घमासान हमें देखने को मिलेगा राजस्थान के अलवर प्रकरण के बाद और जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है? देखिए, मोटे तौर पर मुझे लग रहा है कि अंबेडकर जी के नाम को लेकर के समाज में जो वैमनस्यता फैलाई जा रही है, सबसे पहले तो अंबेडकर जी को ही समझना। अंबेडकर जी का जो सरनेम है वो कृष्ण केशव अंबेडकर, वो ब्राह्मण थे, उनके शिक्षक थे। इनके पिताजी का और भाइयों का सरनेम सकपाल था, तो उन्होंने अपना सरनेम दिया। दूसरे जो ब्राह्मण शिक्षक केरलुस्कर जी थे, उन्होंने बड़ौदा महाराज को पत्र लिखा, तब उनकी शिक्षा वो आगे चल कर के हुई। अंबेडकर जी की जो दूसरी पत्नी सविता देवी हैं, वो ब्राह्मण परिवार से आती है, सारस्वत। वो लिखती सविता कबीर थी, चूंकि कबीरपंथी परिवार था। तो उनका पूरा व्यक्तित्व अगर आप देखेंगे तो सामाजिक समरसता का व्यक्तित्व आता है अंबेडकर जी का व्यक्तित्व। लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक आध घटना उनके जीवन में, वो मलाड का जो जल आंदोलन था उसको लेकर के कुछ घटना घट गई, तो एक घटना को लेकर के ऐसा दुष्प्रचार करना, एक व्यक्ति जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिससे पूरा समाज जुड़ सकता है। बड़ौदा महाराज आप कल्पना कर सकते हैं, जो साहू जी महाराज, जो सष्टम साहू जी महाराज थे, शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी, उन्होंने अपने यहाँ उनको खाने पर बुलाया है। संघ में वो संघ के कार्यक्रम में गए, संघ के एक वर्ग में गए हैं, संघ ने उनकी प्रशंसा की है। और उसके बाद कुल मिलाकर के जो व्यक्ति सामाजिक समरसता का, भारतीय समाज जीवन का आदर्श होना चाहिए, अंबेडकर जी का विचार जो था इतना व्यापक है कि वो उनका निधन होने के आज 50-60 वर्ष बाद भी उनका जो विचार है वो जीवंत है। तो जो व्यक्ति आदर्श होना चाहिए, उस व्यक्ति का फोटो सामने रख करके समाज को बांटने का जो कुचक्र हो रहा है, मैं समझता हूं। बिल्कुल रमेश शर्मा जी, यदि यही समझ जाते तमाम सियासी दल तो फिर बात ही क्या थी? आपने कहा ना कि सिर्फ फोटो रख दी जाती है, लेकिन उनको कितना सम्मान, उनके आदर्शों पर कितना चला जाता है वो तो जनता देख ही रही है। आपने सामाजिक समरसता की बात की, लेकिन समाज का विभाजन किस तरह से हो रहा है? कहीं पर मंदिर में चले जा रहे हैं तो वहां पर धुलवा दिया जा रहा है और कहीं पर दलितों को ही बताया जा रहा है कि कितने परेशान हो रहे हैं 21वीं सदी में। तो इस तरह की तस्वीरें तो सामने आ रही है और जनता भी बहुत अच्छे से देख रही है कि कौन सच्चा हितैषी है दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, ये सब कुछ देखती है। और फिर चुनाव के जरिए मतदाता अपना पूरा फैसला भी सुनाते हैं, सब कुछ, क्योंकि जनता इतनी मूर्ख नहीं, सबको समझ रही कि कौन सियासी एजेंडा चला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजगोपाल जी, रवि वर्मा जी, रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।